माय डियर फ्रेंड्स, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है जो CSIR नेट की प्रिपरेशन करता है तो ये वीडियो उसके लिए भी हेल्पफुल है, आप उसके पास शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। क्या है जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की। और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर आपको क्या करना होता है, एक आपको वेरिएशनल प्रॉब्लम होती है। क्या? एक आपको वेरिएशनल प्रॉब्लम दे दी जाती है और वेरिएशनल प्रॉब्लम को आपको देखना है कि वो आपका एक्सट्रीमाइज कब करेगा। एक्सट्रीमाइज मतलब वो या तो मैक्सिमाइज करेगा या फिर मिनिमाइज करेगा, बट फिलहाल आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज नहीं चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू बतानी है कि कौन सा ऐसा कर्व है जो आपके गिवन फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज कर रहा है, चाहे वो मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करेगा, दोनों में से कोई ना कोई तो करेगा। बट यहाँ पे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हमें चेक नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि कौन सा ऐसा कर्व है जो हमारे गिवन फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या किया जाता है, दो पॉइंट दे दिए जाते हैं। मान लिया पॉइंट ये आपका x1 है, ये x2। किसी भी तरीके से किसी भी वेरिएशन से आपने इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करी और कनेक्ट करने के बाद इसका एक फंक्शन बनाया और फंक्शन से जो है आपने क्या किया है, उसकी कलेक्शन को फंक्शनल बोल दिया है। ठीक है, और उसी को क्या करना है, चाहे वो आपका मैक्सिमाइज हो या फिर मिनिमाइज हो, मतलब आपका कर्व कैसा होना चाहिए, एक्सट्रीमाइज कर्व की वैल्यू बतानी होती है। तो यहाँ पे जो फिलहाल गिवन क्वेश्चन होता है किस टाइप से दिया जाता है, ये आपका जो है दिया जाता है i/y ऑफ x। क्या है, ये आपका दिया जाता है i/y ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन के अंदर ही दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ये मान लीजिए कि फंक्शन आपका दे दिया गया है x का, y का और y डैश का इनटू dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा हुआ है, dx लगा हुआ है, तो ये इंटीग्रेशन वेरिएशन मतलब वेरिएशन किस पॉइंट से किस पॉइंट के ऊपर हो रहा है ये तो बताना होगा आपको। तो ये मान लेते हैं कि वेरिएशन x1 से लेकर के x2 के बीच में हो रहा है, किसका, फंक्शन इसका। ठीक है, ये फंक्शनल है, दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको जो है ये तो दिया जाएगा आपको। क्या है, ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और हो सकता है कि आपको बाउंड्री कंडीशन भी दी जाएगी, मतलब y की वैल्यू एट द पॉइंट x1 पे क्या दे रखी है और y की वैल्यू एट द पॉइंट x2 पे क्या दे रखी है। और यदि ये दे दिया तो एक दो स्टेप आपका और लगने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको जो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे, फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो कांस्टेंट के टर्म में आएगा। और यदि इन्होंने जो है क्वेश्चन के अंदर बाउंड्री कंडीशन भी डाल दी गई है तो इसका मतलब बाउंड्री कंडीशन डाली गई है तो आपको कांस्टेंट के टर्म में आंसर नहीं देना है, आपको जो है एक दो स्टेप और आगे बढ़ना है, बाउंड्री कंडीशन का यूज करना है और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उनको आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, और यदि जो है आपको बाउंड्री कंडीशन नहीं दे रखा है तो एक दो स्टेप आपका कम ही लगने वाला है। ठीक है, फिलहाल मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको बाउंड्री कंडीशन दी जाएगी ताकि आपका एक दो स्टेप और लगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका फंक्शनल दे रखा है i/y(x) इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x1 to x2 f(x, y, y' इंटू dx। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको एक्सट्रीमाइज या फिर एक्सट्रीमाइज है, मतलब या तो ये मैक्सिमाइज है या फिर मिनिमाइज है। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यूलर लैग्रांज इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या है, आप जो है सिंपली यूलर लैग्रांज इक्वेशन का यूज करेंगे और यूलर लैग्रांज इक्वेशन के यूज करने से आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा कर्व ऐसा है जो आपके फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो यूलर लैग्रांज इक्वेशन है उसको भी लिख देते हैं। क्या है, यूलर लैग्रांज इक्वेशन। ये जो आपकी यूलर लैग्रांज इक्वेशन है ये भी अपना कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एक अहम रोल प्ले करती है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि ये क्या कहती है, जो यूलर ने अपना इक्वेशन दिया
उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो नेसेसरी कंडीशन इसको एक्सट्रीमाइज होने के लिए वो यही होनी चाहिए कि करली एफ बाई करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यूलर लैग्रांज इक्वेशन ये कहती है कि जब आपका फंक्शनल दे रखा है तो फंक्शनल से आप कंपैरिजन करके फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू निकालिए और निकालने के बाद उसको क्या कर दीजिए, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए और इसी फंक्शन f को y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए और करने के बाद ये जो रिक्वायर्ड यूलर लैग्रांज इक्वेशन है इसमें ले आकर के क्या कर देते हैं, पुटअप कर देंगे और पुटअप करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद यदि बाउंड्री कंडीशन दी जाएगी तो उसका भी हम यूज करेंगे, यदि बाउंड्री कंडीशन नहीं दी जाएगी तो उसका हम यूज नहीं करेंगे, सिंपली कांस्टेंट के टर्म में अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, फंक्शनल हमें दे रखा है और यूलर लैग्रांज इक्वेशन ये है, तो हम एक काम करते हैं, इसको जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्यों ड्रा किया है, क्योंकि जो है अभी हम केस की स्टडी करेंगे और यदि हमने केस की स्टडी कर ली है तो क्वेश्चन के देखते ही हम जो है ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम जो है बार बार इस चीज़ को ना लिखने की बजाय डायरेक्ट जो यहाँ पे हमारा केस होगा, केस के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, चाहे वो एक्स के ऊपर भी इंडिपेंडेंट हो सकता है, वाई के ऊपर भी आपका फंक्शन इंडिपेंडेंट हो सकता है, वाई डैश के रिस्पेक्ट में भी आपका इंडिपेंडेंट हो सकता है। कौन हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। ठीक है, या फिर एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाई डैश की ही टर्म में आपको दिखाई दी, तो यहाँ पे जस्ट आप केस यदि आपने स्टडी कर लिया है तो केस के अकॉर्डिंग जस्ट आपका जो माइंड है वो केस के जो आंसर आएगा उसके ऊपर जाएगा और सिंपली एक ही स्टेप में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यदि इतना इजी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो बिल्कुल आसानी से हम क्या कर सकते हैं, केस हम स्टडी कर लेंगे और केस का जो यूज है वो हम टाइम कंज्यूम करने के लिए, क्या एग्जाम के अंदर हमें कम से कम टाइम लगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हमें नंबर भी मिल जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, केस जो है यहाँ से स्टडी करेंगे और केस को अपने माइंड के अंदर सेट करेंगे ताकि हम जो है एग्जाम के अंदर इन केस का यूज करते हुए अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपना अच्छे से जो नंबर है उसको गेन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको बना दिया फंक्शनल को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और जो यूलर लैग्रांज इक्वेशन है इसको हमने बना दिया सेकंड। और यहाँ पे जो है यूलर लैग्रांज इक्वेशन का जो अनदर फॉर्म है वो भी आपका कभी कभी यूज कर लिया जाता है। मैक्सिमम तो ये इक्वेशन आपकी यूज होती है। ठीक है, 95% केस में आपका यही इक्वेशन यूज होने वाला है। ठीक है, यूलर लैग्रांज इक्वेशन। बट यदि यहाँ पे जो है दूसरी जो इक्वेशन एक और मिलती है उसको भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, क्या उस इक्वेशन को भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं और वो हमारी ये कहती है डी बाई डी एक्स यहाँ पे एफ माइनस वाई डैश करली एफ बाई करली वाई डैश माइनस करली एफ बाई करली एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसको आप बना दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, हमने बनाया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक इक्वेशन और लिखी, इसको बनाया सेकंड। और ये जो इक्वेशन लिखी गई है आपकी मर्जी है, आप इस मेथड से करना चाहते हो या फिर इस मेथड से। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जब आप इस फॉर्म में इसको कंपैरिजन करते हो, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो कभी कभी क्या होता है कि वो क्वेश्चन आपका इस मेथड से, मेथड नंबर फर्स्ट से इजीली सोल्व नहीं हो पाता, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस दौरान हम क्या कर देते हैं, ये जो हमारा अनदर फॉर्म है इसकी हेल्प से आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये तो थर्ड लिखा गया है इक्वेशन, इसका हम कभी कभी यूज कर लिया करेंगे। कब यूज करेंगे, जब हमारा क्वेश्चन इस मेथड से इजीली सोल्व ना हो सके, तब हम अनदर फॉर्म जो यूलर लैग्रांज इक्वेशन की है उस पे जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन करेंगे और वो इजीली सोल्व भी हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पे जो है हमने इसको बना दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको बना दिया इक्वेशन नंबर थर्ड, और दोनों फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रख लीजिए। पहला क्या है, करली एफ बाई करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ अपॉन करली वाई डैश इज इक्वल्स टू 0, यूलर लैग्रांज इक्वेशन। इसकी जो अनदर फॉर्म है डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश इंटू करली एफ बाई करली वाई डैश, यहाँ पे वाई डैश और यहाँ पे वाई डैश के रिस्पेक्ट में ही फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन भी है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे जो है डी बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स है और ये जो है फंक्शन का y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे देखिए y है, यहाँ पे y डैश है, और ये y डैश दोनों है, y डैश से मल्टीप्लाई भी और y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक। माइनस करेंगे किसका, करली एफ बाई करली एक्स, मतलब फंक्शन की, और ये जो कैपिटल एफ है वही चीज़ ये भी लिखी हुई है, ठीक है। ये स्मॉल एफ नहीं है, ये फंक्शनल के अंदर कंपैरिजन करेंगे तो फंक्शन जो है आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी। वो जो फंक्शन एफ होगा वो आपका एक्स वाई और वाई डैश के अंदर एक पॉलिनोमियल के टाइप की हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया, इक्वेशन नंबर सेकेंड बनाया और इक्वेशन नंबर थर्ड बनाया। केस नंबर फर्स्ट यहाँ पे स्टडी करते हैं, क्या है, अभी यहाँ पे केस फर्स्ट स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट ये हो सकता है कि जो आपका फंक्शन है एफ एक्स वाई वाई डैश वो क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाए, मतलब उसके अंदर एक्स की कोई भी टर्म ना रहे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाई की और वाई डैश की टर्म हो फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जो है केस नंबर फर्स्ट, इफ फंक्शन एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, किसके ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाए, ये जो है एक्स के ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाए, जब इसके पास एक्स का फंक्शन है ही नहीं, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम फंक्शन कैपिटल एफ को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 मिलेगी। मीन्स कहने का मतलब ये है दैट इज करली एफ बाई करली एक्स इज इक्वल्स टू 0, जब फंक्शन एक्स का है ही नहीं तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यू 0 आएगी, और वैल्यू 0 आएगी तो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इस इक्वेशन में रख दीजिए या फिर इस इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन नंबर थर्ड में फिलहाल यहाँ पे करली एफ बाई करली एक्स है तो इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट। तो ये जो वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश इंटू करली एफ बाई करली वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, डिफरेंशिएशन दिया गया है, और डिफरेंशिएशन को रिमूव करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, और इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे एक राइट साइड में कॉन्स्टेंट ऐड हो जाएगा। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने क्वेश्चन को देखा, आपका फंक्शनल ये दे रखा है और आपने देखा कि यहाँ पे x का कोई भी फंक्शन नहीं है, और जब x का फंक्शन नहीं है इसका मतलब क्या होगा, f माइनस वाई डैश करली एफ वाई करली वाई डैश की जो वैल्यू होगी राइट साइड में एक कांस्टेंट के डायरेक्ट इक्वल आ जाएगी। क्यों, क्योंकि करली एफ बाई करली एक्स जब आप यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, और इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन को रिमूव आपको करना है तो एक कांस्टेंट आपका हो जाएगा। मतलब जब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा, फंक्शन एफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो एफ माइनस वाई डैश इंटू करली एफ बाई करली वाई डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट आप क्या लिखेंगे, सी, ठीक है। जहाँ पे ये जो सी है, सी आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्या, जो यहाँ पे सी यूज किया गया है ये आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये केस नंबर फर्स्ट रहा। केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, जब ये हमारा जो है इंडिपेंडेंट ऑफ वाई हो जाए, क्या है, एक्स के ऊपर भी इंडिपेंडेंट यदि हो गया तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाई भी तो हो सकता है, क्या, ये हमारा एक्स के ऊपर पहले इंडिपेंडेंट होगा, फिर वाई के ऊपर इंडिपेंडेंट का केस देखेंगे, फिर एक्स और वाई दोनों के ऊपर इंडिपेंडेंट का केस देखेंगे, फिर हम इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश देखेंगे, ठीक है। 3-4 केस यहाँ पे बनाएंगे, पहला इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, तीसरा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, और जो फोर्थ कंडीशन, फोर्थ केस यहाँ पे अराइव किया जाएगा वो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश, ठीक है। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड ये है कि इफ
फंक्शन f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, y के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा, मतलब फंक्शन के पास y की कोई टर्म नहीं है, तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल जो डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, मतलब करली एफ बाई करली वाई इज इक्वल टू 0। अब करली एफ बाई करली वाई क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि इक्वेशन नंबर सेकंड में है, और इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर यदि हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो करली एफ बाई करली वाई आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला ये है माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ वाई करली वाई डैश इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 0। अब यहाँ पे माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई, राइट साइड आपका 0 है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ये लेफ्ट साइड में आपका डिफरेंशिएशन है, आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने से आपको राइट साइड में एक फिर से कांस्टेंट मिल जाएगा। जब आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x रहेगा तो आपको मिलेगा f माइनस वाई डैश करली एफ बाई करली वाई डैश इज इक्वल्स टू c। ठीक है, सेकेंड केस ये है कि जब आपका फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ y हो जाएगा तो करली एफ बाई करली वाई डैश की वैल्यू एक कांस्टेंट c आएगी। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरी बात यहाँ पे स्टडी करने से पहले यहाँ पे आपको एक इक्वेशन और याद रखनी होगी। क्या, एक इक्वेशन और याद रखनी होगी, और वो इक्वेशन आपकी क्या होगी, तो यहाँ पे रख देते हैं थर्ड, केस नंबर थर्ड। इफ एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों के ऊपर भी तो इंडिपेंडेंट हो सकता है कि जो आपका फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ वाई डैश की ही वैल्यू दे। ठीक है, वाई डैश के अंदर ही पॉलिनोमियल दे रखी हो, मीन्स एक्स और वाई के ऊपर इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है तो क्या केस बनेगा, इफ एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा, मतलब दो केस होगी, दैट इज, इसका मतलब ये है करली एफ वाई करली एक्स इज इक्वल टू 0 एंड करली एफ वाई करली वाई इज इक्वल टू 0। अब जो भी यूज करेंगे दोनों को इक्वल टू 0 यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए जो आपकी एक मिलेगी, आप ले लेंगे फाइव इज इक्वल टू क्या है आपका एफ एक्स वाई वाई डैश, क्या है, ये अपने आप में एक फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन पे आपको जाना नहीं क्योंकि आपको टाइम को यूटिलाइज करना है। ठीक है, टाइम को बचाना है, तो यहाँ पे टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे जो है आप इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड तो आपने अनदर फॉर्म यूलर लैग्रांज इक्वेशन की देख ली। अब आपको एक और अनदर इक्वेशन देखनी है। क्या है, एक आपको अनदर इक्वेशन देखनी है, और अनदर इक्वेशन आपकी क्या है वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा करली एफ बाई करली वाई माइनस करली एफ अपॉन करली एक्स करली वाई डैश माइनस वाई डैश, ये आपका हो जाएगा करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई डैश माइनस वाई डैश करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई डैश माइनस वाई डबल डैश करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई डैश। क्या है, करली एफ बाई करली वाई माइनस करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई माइनस वाई डैश करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई डैश माइनस वाई डबल डैश, और जब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, वाई डबल डैश कर दिया है, तो ये हम कर देते हैं करली वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे जब इस इक्वेशन और इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर फोर्थ, क्या है, इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर फोर्थ, और इक्वेशन नंबर फोर्थ में जब आप पुटअप करेंगे, क्या पुटअप करेंगे, करली एफ बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0 और करली एफ बाई करली वाई इज इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू जब आप पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा करली एफ बाई करली वाई 0। ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका जो है x भी 0 है तो ये भी हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 0। क्या है, ये आपके तीन टर्म में क्या हो जाएंगे 0, और ये आपका जो है थोड़ा सा सोल्व करना होगा, इसके बाद आपको सोल्व करना होगा, फिर ये इक्वेशन मिलेगी। और यदि आप डायरेक्ट याद रख लेते हो तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे जस्ट आपको क्या मिलेगा, पहले इक्वेशन ये है सिंपली, दूसरी तो इसी फॉर्म से ही बनाई गई है, और इसी फॉर्म के बाद जो है ये तीसरा फॉर्म आपका बन के तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या मिलेगा, करली एफ बाई करली वाई माइनस करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई डैश माइनस वाई डैश करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई डैश माइनस वाई डबल डैश करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
इस इक्वेशन में जब हम करली एफ बाई करली एक्स और करली एफ बाई करली वाई इज इक्वल्स टू 0 पुटअप करेंगे तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ये भी 0 होगा और ये भी। स्टार्टिंग के 3 टर्में हमारी 0 हो जाएंगी और ये बचेगा माइनस वाई डबल डैश करली स्क्वायर एफ बाई करली वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो मिलेगा वो तो हम लिखेंगे, क्या जो मिल रहा है उसको तो हम लिखने वाले हैं। देखिए क्या मिल रहा है आपको, सिंपली आपको इक्वेशन नंबर 4 में ये वैल्यू रखेंगे तो ये मिलेगा आपको माइनस वाई डबल डैश करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बोथ साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो ये रहा। ओके, तो अब बात ये आ गई कि ये जो है पहला है और ये दूसरा टर्म है। पहला और दूसरे टर्म की प्रोडक्ट क्या है, 0 है। मतलब ये हुआ कि या तो पहला टर्म 0 है या दूसरा टर्म 0 है या फिर दोनों टर्में आपकी 0 है। ठीक है, तभी ये पॉसिबल हुआ होगा कि इनकी प्रोडक्ट 0 आ रही है। चाहे ये 0 हो ये नॉन 0 हो फिर भी प्रोडक्ट 0 आएगी, ये जो है नॉन 0 हो ये 0 हो जाए फिर भी प्रोडक्ट 0 आएगा, और यदि दोनों 0 है तब तो 0 इंटू 0 आपका आंसर तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो वही हम बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपका पहला एलिमेंट 0 है या दूसरा एलिमेंट 0 है या फिर दोनों एलिमेंट 0 है, तभी उनकी प्रोडक्ट 0 है। ओके, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे हम ले लेंगे इफ करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0। क्या है, यदि ये 0 नहीं हुआ तो वाई डबल डैश की मजबूरी होगी कि इसे 0 होना होगा। क्या, यदि यहाँ पे हमने लेट ही कर लिया है, इफ का मतलब हमने लेट कर लिया अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई डैश स्क्वायर ये हमारा यदि 0 नहीं है तो ये क्या होगा, इसे ही 0 होना होगा। तो ये जब 0 होगा वाई डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, और वाई डबल डैश कभी भी लिखा हो तो इसका मतलब ये एक्स का अपने आप में फंक्शन रहा होगा। तो इसी बात को हमने वाई डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 लिखा, तो इसको हम जो है ये राइट साइड में क्या है 0 है और लेफ्ट साइड में क्या है डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन को हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट कितने टाइम करना होगा, हमें 2 टाइम करना होगा, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन है लेफ्ट साइड में, 2 बार डिफरेंशिएशन है लेफ्ट साइड में, तो हमें 2 बार इंटीग्रेट करना होगा। 1 टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा वाई डैश एक्स इज इक्वल्स टू, एक राइट साइड में कॉन्स्टेंट हमने लेट किया a, और फिर से यदि हमने जो है इसको डिफरेंशिएट लेफ्ट साइड में है तो इसको भी रिमूव करने की कोशिश की, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली गायब हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा, और ये मिलेगा हमारा ए एक्स प्लस। अब एक a है और इंटीग्रेट हमने किया, और इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट के साथ में क्या आएगा, x वेरिएबल, और वेरिएबल आएगा क्योंकि ये क्या है x का फंक्शन है तो x ही वेरिएबल आने वाला है, और प्लस में एक कांस्टेंट तो आ जाएगा। ये 2 कांस्टेंट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो है हमारा लेफ्ट साइड में जो डिफरेंशिएशन है वो 2 टाइम डिफरेंशिएट है। क्या है, 2 टाइम डिफरेंशिएट है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमें मिलेगी ax प्लस बी, मतलब लीनियर इक्वेशन मिलेगी। क्या, जब हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ x और y होगा तो उस केस में ये एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, इंडिपेंडेंट नहीं। जब ये इंडिपेंडेंट होगा x और y, कौन, फंक्शन f, तो ये जो है हमारी एक लीनियर इक्वेशन बनेगी y ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी के फॉर्म में। तो ये इक्वेशन याद रखेंगे आप। ओके, मान लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन आपको जो है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। चारों ऑप्शन में मान लीजिए एक आपकी लीनियर इक्वेशन है, दूसरी आपकी क्वाड्रेटिक है, तीसरी आपकी जो इक्वेशन है वो मान लीजिए वो भी क्वाड्रेटिक दे रखी है, और 4th इक्वेशन भी आपकी क्वाड्रेटिक है, आगे पीछे कुछ भी करके दिया गया है। बट यहाँ पे जो है आपको पता है कि जब ये इंडिपेंडेंट ऑफ x और y है, x और y का फंक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है सिंपली आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, जो ऑप्शन में आपका लीनियर इक्वेशन होगा उसी ऑप्शन को आप पिक कर देंगे, आपको सोल्व भी नहीं करना होगा, क्योंकि आपने जो है यहाँ पे केस अच्छे से स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब बात ये आ गई, हमने स्टडी कर लिया इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ y, इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ y डैश, क्या है, केस नंबर 4 की स्टडी करेंगे, और अब हम दिखाएंगे जब ये फंक्शन इंडिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, y डैश के ऊपर, और y डैश के ऊपर इंडिपेंडेंट है मतलब y डैश का कोई भी टर्म नहीं है। जब y डैश का कोई टर्म नहीं है तो हम करेंगे क्या,
इसका जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा करली एफ बाई करली वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम किसके अंदर रखेंगे, जिसके अंदर जो है करली एफ बाई करली वाई डैश होगा सेकंड और थर्ड में से, उसी के अंदर हम रख देंगे। हमारी मर्जी है हम किसके अंदर रखें, यहाँ पे भी वाई डैश है और यहाँ पे भी वाई डैश है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम रखना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। क्या है, हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे करेंगे तो हम जो है कॉम्प्लिकेटेड हमारा वर्क हो जाएगा, और इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे भी नहीं। हमारा यहाँ पे होगा वर्क, और ये हो जाएगा करली एफ बाई करली वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0, मतलब ये टर्म कंप्लीटली 0। सेकेंड में रखने के बाद ये हो जाएगा 0, तो ये फाइनली मिलेगा करली एफ बाई करली वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे, और पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। 0 करने के बाद y की वैल्यू हम x के टर्म में निकाल लेंगे, और जो आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल कर्व होगा। क्या, वही हमारा रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल कर्व होगा। ओके, अब यहाँ पे जो है इन सभी बातों को तो हमने स्टडी कर लिया है। अब एक बात और है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर जो है ऑप्शन में ये एक चीज़ देखने को मिलती है कि आपका जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कुछ भी कर देता है, और ये ऑप्शन में दे देता है फंक्शन इज, मतलब ये कहता है कि इसका जो आंसर आएगा ना वो जो है ये एक फंक्शन आएगा जो कि ये होगा सी डैश क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्या है, सी डैश क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये तो आपने कभी कभी क्वेश्चन के अंदर देखा होगा, और इसका मीनिंग क्या है, आप ये भी जानते हैं क्या, जो सी डैश क्लोज्ड इंटरवल ए बी लिखा गया है इसकी मीनिंग भी आप समझते हैं, और नहीं समझते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं समझते तो समझ जाइए। इसका मतलब ये है कि ये जो है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस whose first order derivative is continuous in closed interval AB। इसका मतलब ये है this is the set of all function, और मैपिंग कर दीजिए set of all function whose first order derivative whose, अब यहाँ पे एक बार डैश है मतलब फर्स्ट ऑर्डर करना होगा, हुज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज, अब सी लिखा गया मतलब कॉन्टिन्यूअस, हुज फर्स्ट ऑर्डर, हुज डैश वन टाइम है फर्स्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर क्या है, आपको पता है कि जब कभी भी वाई डैश लिखा होता है मतलब ये वन टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका मतलब जो है यही है कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सी लिखा गया है मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव उसे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। हुज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूअस, कहाँ पे, इज कॉन्टिन्यूअस इन, किस इंटरवल पे दिया गया है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, मतलब दोनों एंड पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और उनके बीच में भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, कौन, जो आपका फंक्शन होगा, जो भी एक्सट्रीमाइजिंग कर्व मिलेगा तो एक तो फंक्शन ही मिलेगा, और वो फंक्शन आपका उसका फर्स्ट ऑर्डर का आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, मतलब करली एफ बाई करली एक्स, वाई का फंक्शन भी होगा तो y के रिस्पेक्ट में भी करेंगे, बट यहाँ पे जो एक्सट्रीमाइजिंग कर्व होता है y ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x होता है, मतलब x का ही फंक्शन मिलता है, और मिलने के बाद उसका फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे, और डेरिवेटिव करने के बाद वो जो डेरिवेटिव है हमारा इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, इसका मीनिंग यही है, सी डैश क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसका मतलब ये है सेट ऑफ ऑल फंक्शन हुज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ओके, टू टाइम होता तो सेट ऑफ ऑल फंक्शन हुज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस इंटरवल। से ट्रिपल डेरिवेटिव होता तो इसका थर्ड ऑर्डर के भी जो डेरिवेटिव्स होते वो भी क्या होते, कॉन्टिन्यूअस। थर्ड ऑर्डर का जब कॉन्टिन्यूअस हो जाता मतलब सेकेंड ऑर्डर भी कॉन्टिन्यूअस, फर्स्ट ऑर्डर भी कॉन्टिन्यूअस होता। ठीक है, तो ये रही बात। अब आ जाइए क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्या है,
अब जो है एक दो क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। ये जो है ये सारी चीज़ें करने से हमारा जो वर्क है वो काफ़ी कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक हमें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व करना ना आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। क्या है? फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। इंटीग्रेशन है आपका, इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो कहीं से कहीं तक दी गई है, बिल्कुल दी गई है, 0 to 1 y स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, और ये है आपका dx। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन भी दी गई है। बाउंड्री कंडीशन एट द पॉइंट 0 पे क्या दी गई है और एट द पॉइंट 1 पे क्या दी गई है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल इंटीग्रेशन 0 to 1 y स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर dx, वेयर y 0 पे वैल्यू 0 है और 1 पे 1 है। क्या है? 0 पे इसकी वैल्यू 0 है और 1 पे 1 है। और ये क्या है? ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दोनों वैल्यू नहीं दी गई है, दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट पे है, इसलिए ये हमारी इनिशियल कंडीशन नहीं, हमारी कौन सी कंडीशन दे रखी है? बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, क्योंकि एट द पॉइंट 0 है और एट द पॉइंट 1 है, और क्लियरली हमें पता है कि 0 और 1 हमारा कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, और जब इक्वल नहीं हो सकता मतलब ये जो कंडीशन दी गई है ये हमारी कौन सी कंडीशन? दिस इज आवर बाउंड्री कंडीशन। क्या है? दिस इज आवर बाउंड्री कंडीशन। और ये हमारा फंक्शनल दे रखा है और इसको बताना है कि कौन सा ऐसा कर्व होगा जो इस फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज करेगा। एक्सट्रीमाइज करेगा मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ऐसा जो है कर्व निकालेंगे जो हमारे बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या है? जो कर्व हमारे बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल कर्व होगा। ओके, और जब हम यहाँ से वाई एक्स कर्व निकालेंगे, इस फंक्शनल की हेल्प से हमें जो है कर्व मिलेगा, और वो कर्व हमारी बाउंड्री कंडीशन में से या तो एक को सेटिस्फाई ना करे या फिर दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो वो हमारा रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल कर्व नहीं होगा। और हम क्या बोलेंगे, जब ये कर्व हमने निकालने के बाद मान लीजिए पहली कंडीशन हुई फेल, पहली कंडीशन फेल हुई मतलब उसके पास कोई भी रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल नहीं है, इट हैज़ नो एक्सट्रीमल बोलेंगे। ठीक है, और यदि हमने कर्व निकाला इसकी हेल्प से, यूलर लाग्रांज इक्वेशन यूज किया, कर्व मिली, और ये दोनों की दोनों कंडीशन क्या है, मस्ट है कि दोनों की दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। यदि होल्ड किया तो यही जो हमने वाई एक्स की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकाली है वही हमारा रिक्वायर्ड फंक्शनल हो जाएगा, सॉरी रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल कर्व हो जाएगा। ठीक है, फंक्शनल तो ये दे रखा है। ओके, ये फंक्शनल है, और इसका जब हम कंपेरिजन इसके साथ करेंगे, क्या इस गिवन क्वेश्चन का जब कंपेरिजन इसके साथ करेंगे तो जो हमारा एफ एक्स वाई वाई डैश की वैल्यू है ये हमें मिलेगी वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम यूलर लैग्रांज इक्वेशन का यूज कर देते हैं। क्या है? यूलर लैग्रांज इक्वेशन का यूज कर देते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि यूलर लैग्रांज इक्वेशन आपकी क्या होती है, क्या आपको पता है कि जो आपका यूलर लैग्रांज इक्वेशन है वो क्या होता है? वो आपका होता है, क्या होता है बताइए, करली एफ बाई करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स। ध्यान से समझते जाइए, करली एफ बाई करली वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसका क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब ये हो जाएगा 2y माइनस डी बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब 2y डैश। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या करना होगा, x के रिस्पेक्ट में, y भी अपने आप में क्या है, x का फंक्शन है, और y डैश किया गया तो भी x का फंक्शन है, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y डबल डैश, ये हटाएंगे और ये हो जाएगा 2y डबल डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 2 को भी क्या कर लेते हैं कॉमन, और 2 से जो है बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। अब यदि हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है या फिर सब्सिडरी इक्वेशन निकालें तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये हमें जो है m के फॉर्म में मिलेगा, मतलब ये हो जाएगा y डबल डैश हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस हो जाएगा m।
सॉरी यम क्यों होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव यहाँ पे है नहीं, एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये हो जाएगा वाई एक्स तो 0 होगा नहीं, क्या होगा, इसे ही 0 होना होगा, मतलब ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसकी वैल्यू हम जो है हाइपरबोलिक के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्या है, इसका जो है हम कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन है, अब यहाँ पे राइट साइड में क्या है, राइट साइड में 0 है, मतलब इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा 0, और टोटली जो इसका सोल्यूशन मिलता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पार्टिकुलर इंटीग्रल इस केस में क्या होने वाला है 0, क्योंकि राइट साइड में ये 0 है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम क्या करते हैं, हाइपरबोलिक के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा a cos हाइपरबोलिक x प्लस b साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है। अब यहाँ पे जो है a और b हमारे क्या हो गए, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट यूज किए गए हैं, और a और b हम क्या करेंगे, a और b को हम रिमूव करेंगे, क्या है, a और b को हम रिमूव करेंगे, और रिमूव कैसे करेंगे, ये जो बाउंड्री कंडीशन दी गई है, दो बाउंड्री कंडीशन है, दो वेरिएबल है, तो सॉरी दो बाउंड्री कंडीशन दी गई है, मतलब कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड, ये दो कंडीशन की हेल्प से, और यहाँ पे कितने कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, दो कांस्टेंट, दो कंडीशन की हेल्प से दो कांस्टेंट को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ठीक है निकालते हैं। 0 पे वैल्यू 0 आएगी, मतलब पहला यूज किया गया है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है y की वैल्यू 0 है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे, दैट इज, इसका मतलब ये है y इज इक्वल टू 0, और ये तो x है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू भी 0 है, x भी 0 y भी 0, कहाँ पे, इसके अंदर रख दीजिए, इक्वेशन नंबर बना दीजिए सेकंड, क्योंकि फर्स्ट यहाँ से रिमूव कीजिए, इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू a, और ये हो जाएगा cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब a हो जाएगा इंटू cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, प्लस b, और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 0, मतलब साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये आपका हो जाएगा b इंटू 0, और क्लियरली आपने देखा कि यहाँ पे b इंटू 0 मतलब ये हुआ कि a इंटू 1 मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है, 0, और a की वैल्यू जब आपको 0 मिल चुकी है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये कैंसल आउट, ठीक। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन निकालते हैं जिसकी हेल्प से हम b की वैल्यू इवेल्युएट कर सकें, ठीक है। y एट द पॉइंट 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है, ये लिखा गया है y की वैल्यू 1 है, कब, जब x इज इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू 1 है। इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू आपने 1 रखी और y की वैल्यू भी 1 रख दी, और जैसे मान लीजिए कि कहीं पे ये लिखा हुआ है y एट द पॉइंट 2 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये लिखा गया है y की वैल्यू 1 है, क्या है, y की वैल्यू 1 है, कब है, जब यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि y की कौन वैल्यू ले रहा है, ये तो x की वैल्यू है, क्या है, क्योंकि आपको y ऑफ x इज इक्वल टू मिलता है ना, तो ये x की वैल्यू ये है जो इसके स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखी गई है y के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू भी 1 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b इंटू साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या है, 1, साइन हाइपरबोलिक 1, दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1, क्या है, 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1, और ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो साइन हाइपरबोलिक x अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1 हो जाएगा। फाइनली जो आपको मिला है एक्सट्रीमाइजिंग कर्व वो मिल जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक x अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1, ठीक है। और ये जो है एक बार चेक कर लीजिए क्या है, आपके बाउंड्री कंडीशन को कर रहा है सेटिस्फाई,
और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो साइन की वैल्यू 0, और ये ऊपर 0 अपान एक कांस्टेंट मान लीजिए इसको साइन हाइपरबोलिक 1, जो भी आएगा कांस्टेंट ही आएगा, और कांस्टेंट से जब डिवाइड करेंगे और वो भी नॉन जीरो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये 0 वैल्यू दे देगा क्योंकि ये ऊपर 0 है। और एट द पॉइंट 1 देखेंगे तो ये साइन हाइपरबोलिक 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक 1 राइट साइड में आपको कैंसल आउट हो जाएगा, और कैंसल आउट होकर के आपको वैल्यू 1 दे देगा, ठीक है। मतलब जो आपका कर्व निकला हुआ है इसकी हेल्प से यूलर लैग्रांज इक्वेशन का यूज करते हुए आपने जो सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन निकालने के बाद आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी को रिमूव किया गिवन बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से रिमूव करने के बाद आपको क्या मिला, ये मिला। और आपने फिर से चेक किया क्या ये जो आपने निकाला है ये आपके गिवन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है। हमने देखा कि y एट द पॉइंट 0 पे वैल्यू इसकी 0 आ रही है और इसकी वैल्यू y एट द पॉइंट 1 पे वैल्यू 1 दे रहा है, ठीक। दोनों की दोनों बाउंड्री कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये जो है ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल कर्व है। क्या है? दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल कर्व। क्या है? दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल कर्व, ठीक है। और यही हमें निकालना था। इस फंक्शनल के पास क्या है? यही जो है रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल कर्व है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्या है? एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसको आप देख लीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन नहीं देते। क्या? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट जो है आपको क्वेश्चन को सोल्व करके छोड़ देना है, बाउंड्री कंडीशन नहीं दी जाएगी। मतलब आपको कांस्टेंट के फॉर्म में ही क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है। आपका काम और भी आसान हो गया है। क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल इंटीग्रेशन x1 टू x2, और ये है आपका y डैश स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब dx, ठीक है। और कंडीशन तो दी नहीं गई है। क्या है? कंडीशन तो आपको दे नहीं गई है, और दी नहीं है तो इसका मतलब जो है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा। अब क्लियरली आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या कि ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ y है। इंडिपेंडेंट ऑफ y मतलब जब इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो फंक्शनल आपका क्या मिलेगा, एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है। इसका मतलब जो है करली एफ बाई करली वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या है? करली एफ बाई करली वाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0। अब जब करली एफ बाई करली वाई इज इक्वल टू 0 है तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, करली एफ बाई करली वाई माइनस डी वाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली आपको मिलेगा करली एफ बाई करली वाई डैश इज इक्वल टू एक कांस्टेंट। क्या है? करली एफ बाई करली वाई डैश इज इक्वल टू एक कांस्टेंट मिलेगा। और फंक्शन का वाई डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो ये आपको मिल जाएगा 2y डैश अपॉन एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको y डैश इज इक्वल टू मिल जाएगा c इंटू एक्स क्यूब अपॉन 2, ठीक है, ये मिलेगा। और यहाँ पे c/2 एक कांस्टेंट है, इसको आप एक अलग से नाम दे दीजिए। इसको हमने नाम दिया a इंटू एक्स की पावर 3। कांस्टेंट ही तो है। क्या है? कांस्टेंट के अंदर कुछ हम डाल दें या फिर कांस्टेंट से कुछ निकाल लें, तो जब यहाँ पे हमें वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता तो हम क्या कर देंगे, इस तरीके से हम नया कांस्टेंट बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y डैश इज इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर 3 है। लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन है, इसको क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कितने टाइम? 1 टाइम, क्योंकि 1 टाइम ही डिफरेंशिएशन है। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा y ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स रेज टू पावर 4/4 प्लस यहाँ पे ले लीजिए b। क्या है? प्लस यहाँ पे ले लीजिए b। अब यहाँ पे जो है एक क्या है, a/4 है। क्या है? a/4 है। इसको भी आपकी मर्जी है, आप एक अलग से एक अलग से कांस्टेंट नाम दे सकते हैं जो यहाँ पे यूज ना हुआ हो, ठीक है।
और यहाँ पे जो है हम एक कांस्टेंट ये दे देते हैं, यहाँ पे C यूज हो चुका है, B यूज हो चुका है, A यूज हो चुका है। अब यहाँ पे दे देते हैं नाम D इंटू एक्स की पावर 4 प्लस B। ये क्या है, फोर्थ पावर की क्या हो चुकी है, इक्वेशन मिल चुकी है। ठीक है, y ऑफ x इज टू डी इंटू एक्स की पावर 4 प्लस बी। और यही क्या हो जाएगा हमारा इस फंक्शनल का रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल कर्व होगा, क्योंकि इसी की हेल्प से तो हमने ये चीज़ें इवेलुएट की है, इसी की हेल्प से यूलर लैग्रांज इक्वेशन यूज किया और उसी की हेल्प से तो हमने किया है। अब देखिए यूलर लैग्रांज इक्वेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमें पता था कि ये जो हमारा फंक्शनल है ये हमारा, इसीलिए हमने केस बताया हुआ है, डिस्कस किया है। अब यहाँ पे जो हमने देखा क्लियरली कि ये हमारा y का फंक्शन है नहीं, मतलब दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, और इंडिपेंडेंट y ये उसका फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव, दैट मीन्स करली एफ बाई करली वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और ये 0 जैसे ही यूलर लैग्रांज इक्वेशन में जो फर्स्ट फॉर्म है उसके अंदर रखेंगे तो यहाँ पे करली एफ बाई करली वाई की 0 हो जाएगी, माइनस डी वाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड में डी वाई डी एक्स है, उसको रिमूव करने के लिए इंटीग्रेट करना होगा, राइट साइड में एक कॉन्स्टेंट जाएगा जो कि ये हमने लिखा। ठीक है, और इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, जब ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाई होगा तो करली एफ बाई करली वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, और कॉन्स्टेंट होगा तो यहाँ पे हमें कुछ भी 2-3 स्टेप हमने क्या किया है, आराम से जो है कैंसल आउट करते हुए अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग भी नहीं हुआ है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो है आपको केस बताया था, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में कम टाइम के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सके और अच्छे से जो आपका नंबर है वो गेन कर सके। और यहाँ पे जो है यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।